हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, तो यूरोप में समाजवाद कैसे फैला, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और किस प्रकार समाजवादियों ने 1917 में जो रूस की क्रांति हुई थी उसके बाद वहाँ पर सत्ता हासिल की। तो आज हम रूसी क्रांति के बारे में जानेंगे कि रूसी क्रांति के क्या कारण थे और किन किन घटनाओं के फलस्वरूप रूसी क्रांति हुई। तो रूस क्या है, रूस वर्तमान समय में भी विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है और रूस एक ऐसा देश है जिसकी सीमाएं क्या है, यूरोप और एशिया महाद्वीप से लगती है। औद्योगिक क्रांति के बाद संपूर्ण यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी वो विकसित होने लगी थी, लेकिन रूस एक ऐसा देश था जहां औद्योगिकरण बहुत देर से हुआ। वहां की जनसंख्या केवल कृषि कार्यों पर ही निर्भर थी और इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी पिछड़ी हुई थी। तो वहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर था वो काफ़ी पिछड़ा हुआ था और जो वहाँ का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय, वो क्या था, वो एक निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक था। ठीक है, जिससे क्या है, जो 1917 की जो क्रांति होती है जिसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है वो घटित होती है। अब हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं कि जो रूस की 1917 की जो क्रांति होती है उससे पूर्व जो रूस का समाज था वो कैसा था, वहाँ की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दशा कैसी थी। सन 1905 की जो रूस की क्रांति से पूर्व रूस की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा कैसी थी, अत्यंत शोचनीय थी, जिसके कई कारण थे। जैसे रूस की सामाजिक दशा 1861 ईस्वी से पूर्व रूस में सामंतवाद का क्या था, बोलबाला था। सामंत लोग किसानों द्वारा बेगा लेकर अपनी जमीनों पर खेती करवाते थे। इन भूस्वामी भूमिदासों को सामंतों के अनेक अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। रूस में कुछ छोटे किसान भी थे जिनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। 1905 की रूसी क्रांति से पूर्व समाज में 3 वर्ग थे। पहला वर्ग सामंतों व कुलीनों का था, जिसमें बड़े बड़े सामंत जारशाही के सदस्य, उच्च पदाधिकारी आते थे। मध्य वर्ग का उदय औद्योगिकरण के फलस्वरूप हुआ था, जिसमें लेखक, विचारक, डॉक्टर, वकील तथा व्यापारी लोग शामिल थे। और जो तीसरा वर्ग था किसानों तथा मजदूरों का था। इस वर्ग के सदस्य जो थे उनकी दशा बहुत खराब थी। कुलीन और मध्यम वर्ग के लोग इन्हें हीन और घृणा की दृष्टि से ही देखते थे। पादरी वर्ग भी अनेक प्रकार से जनसाधारण का क्या करता था, शोषण करता था। रूस की आर्थिक दशा भी अच्छी नहीं थी। औद्योगिकरण से पूर्व रूसी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। रूस में किसानों की दशा बहुत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे होते थे और उन्हें कृषि की नवीन तकनीकों का भी क्या ज्ञान नहीं था। ठीक है, और ये 1914 का यूरोप का मानचित्र दिया गया है आपकी बुक में। धन के अभाव के कारण वे आधुनिक कृषि यंत्रों का खरीद पाने में भी वहाँ के किसान असमर्थ थे। उन्हें कठोर परिश्रम करने पर भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था, क्योंकि उनकी उपज का जो अधिकांश भाग होता था वो सामंत लोग हड़प जाते थे। और जार की निरंकुश सरकार ने श्रमिकों, मजदूरों तथा किसानों की आर्थिक दशा सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया, जिससे वहाँ क्या है, दिन प्रतिदिन वहाँ के लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी वो और ज़्यादा पिछड़ने लगी। रूस का जो जार था निकोलस द्वितीय, वो बड़ा निरंकुश और राजा के देवी अधिकारों का समर्थक था। उसने रूसी जनता की उदारवादी भावनाओं को कुचलने के लिए बड़ी कठोर नीतियां अपनाई। उसने संपूर्ण देश में पुलिस तथा गुप्तचरों का क्या बिछा दिया, जाल बिछा दिया। राजद्रोह का केवल संदेह होने पर कैदियों को साइबेरिया के कैंपों में भेज दिया जाता था और गैर रूसियों को रूसी बनाने की प्रक्रिया क्या थी, जारी थी। रूस में भाषण, लेखन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर क्या था, कठोर प्रतिबंध था, है ना। तो ये अनेक कारण थे जिससे क्या है, रूसी की क्रांति घटित होती है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में रूस की जारशाही की निरंकुशता के कारण सर्वत्र क्या था, असंतोष था। और इसी समय रूस जापान युद्ध भी होता है 1905 में, जिसमें जापान जैसे छोटे देश से क्या है, रूस हार जाता है, जिससे जनता में जो जार की अकर्मण्यता है वो उजागर हो जाती है ना। और राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार, जनता का शोषण, भोजन की कमी, सैनिकों के प्रति सरकार की बेरुखी आदि अनेक कारण थे। ठीक है, और इसके साथ ही बौद्धिक चेतना का विकास भी एक प्रकार से उस समय क्या हो रहा था, यूरोप में दार्शनिकों, चिंतकों, समाज सुधारकों, है ना, और जो समाज सेवी लोग होते हैं उनके द्वारा ऐसे विचारों का प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा था, जिससे लोग अपने अधिकारों के प्रति क्या हो रहे थे, जागृत हो रहे थे। लोगों में चेतना जागृत की जा रही थी, जिससे वो अपने अधिकारों के प्रति लड़ें और राजतंत्र का क्या करें, विरोध करें।
ठीक है। और इस प्रकार संपूर्ण यूरोप में क्या थी, उथल पुथल का माहौल था, जिससे क्या होता है 1905 की क्रांति घटित होती है, जो कि 1917 का क्या था, पूर्वाभास था, ठीक है। अब इस जो रूस में क्रांति होती है उसके क्या परिणाम होते हैं। रूसी क्रांति के परिणाम स्वरूप जो निरंकुश राजतंत्र था, अभिजात वर्ग था, चर्च की जो शक्ति का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। सर्वहारा जो वर्ग होता है, गरीब, किसान, मजदूर, उसका क्या होता है, उदय होता है। राज्य के जार के राज्य का अंत कर उसे सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में बदल दिया जाता है। राज्य की आर्थिक नीतियों को समाजवादी आदर्शों के माध्यम से चलाने का प्रयास किया जाता है। काम करने के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बनाया गया। सबको कार्य उपलब्ध कराना सरकार का क्या माना गया, कर्तव्य माना गया, ठीक है। और इसके साथ ही रूस में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण यूरोप के जो समाजवादी संगठन थे वो क्या होते हैं, युद्ध के विरुद्ध थे। अब इस जो ये रूसी क्रांति होती है, इस क्रांति ने रूस को विश्व शक्ति के रूप में क्या करता है, उभारा, ठीक है। इस क्रांति के फलस्वरूप विश्व में रूस का क्या बढ़ता है, वर्चस्व बढ़ता है। रूस में सर्वहारा वर्ग का उदय होता है, जिसने पूंजीवाद का विरोध किया। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व के जो विभिन्न देशों में क्या होता है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो ये रूसी क्रांति होती है वो किन किन घटनाओं के द्वारा घटित होती है। तो जो 1917 की जो रूसी क्रांति होती है उसका जो प्रथम जो वो बीज होता है वो 1905 की क्रांति में ही बोया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो ये 1905 की क्रांति होती है उसमें क्या घटना घटित होती है। तो जो रूस में क्या था, जारशाही की निरंकुशता का क्या था, बोलबाला था। तो 1905 को रविवार के दिन मजदूरों का एक समूह जार को याचिका देने के लिए जा रहा था। तो रूस का जो जार होता है और वो उन मजदूरों पर क्या कर देता है, अपने सैनिकों से गोली चलाने का आदेश दे देता है। और ये जो मजदूर थे, ये निहत्थे लोग, ये अपनी मांगों की जो अर्जी होती है उसे देने के लिए जार के पास जा रहे थे, और जिसके फलस्वरूप सैनिक इन पर क्या कर देते हैं, गोलियां चला देते हैं, जिससे निहत्थे श्रमिक की मृत्यु हो जाती है। कई हजार लोग मारे जाते हैं और कई हजार जो श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, है ना, किसान लोग होते हैं, वो घायल हो जाते हैं। तो यह घटना चूंकि रविवार को हुई थी, इसलिए इसे क्या है, रूस में खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब जो ये जनवरी 1905 की जो ये रूसी क्रांति हुई थी, यह घटना 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसका क्या था, पूर्वाभास था। इस दिन जो जार को जो मांग पत्र देने जा रहे थे श्रमिकों, उन पर क्या कर दी थी, जो रूसी सेना होती है वो गोलियां चला देती, जिससे कई निहत्थे लोग मारे जाते हैं और कई घायल हो जाते हैं। तो इस घटना का भी क्या है, रूस की क्रांति में महत्वपूर्ण, या रूस के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। अब जो ये घटना, उसके बाद लगातार रूस में क्या है, अनेक घटनाएं घटित होती है, और इन घटनाओं का जो नेतृत्व करते हैं वो रूस में मुख्यतः दो दल करते हैं। वो कौन कौन से दल थे, वो थे बोल्शेविक दल और मेंशेविक दल। अब हम इन दलों के बारे में या इन गुटों के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। ये सोशल जो डेमोक्रेटिक पार्टी के दो गुट थे। बोल्शेविक का मतलब होता है बहुसंख्यक दल। बोल्शेविक रूस के औद्योगिक मजदूरों की क्या थी, एक राजनीतिक पार्टी थी, जिसका नेता कौन था, व्लादिमीर लेनिन था। इस पार्टी के साथ औद्योगिक मजदूरों का अधिक भाग था। यह गुट क्रांतिकारी विचारधारा में क्या करता था, विश्वास रखता था। जो बोल्शेविक दल के जो लोग थे, जो 1917 की जो अक्टूबर क्रांति होती है उसकी मुख्य कर्ता धर्ता यही लोग थे, और उनका जो नेता था वो कौन था, व्लादिमीर लेनिन था, ठीक है। तो ये लोग क्या सोचते थे कि जो शांतिपूर्ण ढंग से जार की सत्ता को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, बल्कि हमें क्या है, क्रांति कैसी करनी है, उग्र रूप से क्रांति करनी है, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से किसी भी प्रकार से व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकते। यह गुट क्रांतिकारी विचारधारा में विश्वास रखता था। उनका विचार था कि जिस देश में न तो संसद हो और न ही नागरिकों को कोई जनतांत्रिक अधिकार दिए गए हों, वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से कोई परिवर्तन नहीं लाए जा सकते।
अंत में यह पार्टी 1917 में क्या है, रूस में क्रांति लाने में क्या होती है, सफल होती है। अब हम देखते हैं जो मेंशेविक गुट था या मेंशेविक पार्टी थी, उसके उद्देश्य क्या थे। ठीक है, यह रूस के औद्योगिक मजदूरों का एक राजनीतिक दल था, मेंशेविक दल, और इसमें जो औद्योगिक मजदूरों की संख्या कम थी, अतः इसे क्या है, अल्पसंख्यक दल भी कहा जाता था। और इसका जो नेता था वो कौन था, एलेक्जेंडर करेंस्की। ठीक है, जिसके नेतृत्व में क्या होते हैं, फरवरी क्रांति होती है और उसके बाद करेंस्की का क्या होता है, शासन स्थापित होता है रूस में। अब हम देखते हैं कि 1905 के बाद जब लगातार यूरोप में, रूस में क्या हो रहे, विद्रोह हो रहे थे, उसके बाद क्या होता है, 1917 में फरवरी क्रांति और अक्टूबर में 1917 अक्टूबर में क्या होती है, अक्टूबर क्रांति रूस में घटित होती है। अब हम देखते हैं कि जो ये फरवरी क्रांति होती है वो कैसे घटित होती है। रूस के जार की जो दोषपूर्ण नीतियां थी, सैनिकों की दुर्दशा थी, साधारण जनता के अपार कष्टों व राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण रूस में क्रांति का क्या है, वातावरण लगातार बना हुआ था। रूस में 1917 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ एक छोटी सी घटना से होता है। इस क्रांति का प्रारंभ स्त्रियों के प्रदर्शन से होता है, जो कि क्या करती है, रोटी के लिए कहाँ जाती है, स्त्रियों के प्रदर्शन से होता है, जो कि रोटी खरीदने का क्या कर रही थी, प्रयास कर रही थी। 22 फरवरी 1917 ईस्वी को फैक्ट्री में स्त्रियों और अन्य दलों के द्वारा क्या हो जाता है, तालाबंदी की जाती है। ठीक है, सन 1917 में सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की हालात क्या थी, बहुत ख़राब थी। मजदूरों, किसानों की दशा अच्छी नहीं थी, मजदूरों के रहने खाने की दशाएं ठीक नहीं थी। ठीक है, अब आप अपनी बुक में देखेंगे और सुनकर समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जो सन 1917 में जो सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद की जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। मजदूरों और किसानों की दशा अच्छी नहीं थी, मजदूरों के रहने खाने की दशाएं ठीक नहीं थी। जार लगातार ड्यूमा को भंग करना चाहता था, लेकिन ड्यूमा के निर्वाचित सदस्य यह नहीं चाहते। ड्यूमा क्या होती है, ड्यूमा रूस की संसद का नाम है। ठीक है, वो इसका विरोध कर रहे थे ताकि जार इन सदस्यों पर क्या, ताकि जार पर इन सदस्य, जो ड्यूमा के सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, उनके द्वारा अंकुश बना रहे। 22 फरवरी को पेट्रोग्राद की फैक्ट्री में तालाबंदी के साथ फरवरी क्रांति की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसके साथ अन्य फैक्ट्रियों के मजदूर भी क्या करते हैं, हड़ताल कर देते हैं। इनमें बहुत से कारखानों में अधिकतर क्या करती थी, महिलाएं हड़ताल का नेतृत्व कर रही थी। इसलिए जो 22 फरवरी का दिन है, जो ये क्रांति होती है, उसमें महिलाओं ने बहुत अधिक बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इसीलिए 22 फरवरी को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। लेकिन आप बोलेंगे कि हम तो महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के रूप में मनाते हैं। तो जो 22 फरवरी है वो जूलियन कैलेंडर के अनुसार है, और जो 8 मार्च है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार है। तो जो 22 फरवरी है वही 8 मार्च ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वही तिथि है। और वर्तमान समय में ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 8 मार्च जो 22 फरवरी की तिथि है वो 8 मार्च को मनाई जाती है। ठीक है, रविवार 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया, जो जार की सरकार थी। और आंदोलनकारी रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी, लोकतांत्रिक अधिकारों के नारे लगाने लगे, और राज्य के सैनिक सिपाही भी हड़ताली मजदूरों के साथ जा मिले। शाम को सिपाही तथा मजदूरों ने पेट्रोग्राद में एक परिषद या सोवियत का गठन किया। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ, और उन्होंने राजा को गद्दी से गद्दी छोड़ने को कहा कि अब जनता देश पर शासन करेगी। 2 मार्च 1917 को जार ने गद्दी छोड़ दी और करेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनी। ठीक है, अब हमने देखा कि जो ये फरवरी क्रांति होती है, इनमें क्या है, जो वहाँ के श्रमिक मजदूर लोग थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और इन क्रांतिकारियों में महिलाओं का भी प्रमुख स्थान था। ठीक है, और 2 मार्च को क्या होता है, 2 मार्च 1917 को जो जार था वो अपनी गद्दी छोड़ देता है, और उसके बाद रूस में किसकी सरकार बनती है, जो मेंशेविक दल का प्रमुख नेता था करेंस्की, उसकी सरकार बनती है। ठीक है,
और जो सरकार बनती है, अस्थायी या अंतरिम सरकार का गठन होता है, नेताओं ने संविधान का गठन करने की बात की और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मत के द्वारा हो, ऐसा विचार रखा। 1917 के बाद रूस में क्रांति का झंडा या नेतृत्व, जो राजधानी थी पेट्रोग्राद, उसकी जनता के हाथ में था और अब जार का शासन क्या हो गया था, खत्म हो गया था। और जो फरवरी के बाद जो सरकार बनती है उसमें सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति आदि शामिल थे। इनमें उदारवादी और समाजवादी निर्वाचित सरकार बनाना चाहते थे। और पेट्रोग्राद सोवियत की तरह सब जगह सोवियत का मतलब होता है परिषदें बनने लगी और केरेंस्की इस सरकार का क्या करने लगे, नेतृत्व करने लगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अक्टूबर क्रांति, इसके बाद जो लेनिन की सरकार के बाद या फरवरी क्रांति के बाद अक्टूबर क्रांति कैसे घटी। अब हम देखते हैं कि अक्टूबर क्रांति कैसे घटित होती है फरवरी क्रांति के बाद। ठीक है, अब जब फरवरी क्रांति के बाद रूस में किसकी सरकार बनती है, केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनती है, तो वो इतनी अच्छे ढंग से नेतृत्व नहीं कर पाती है केरेंस्की की सरकार देश का। और रूस में क्रांति का वातावरण निरंतर बना हुआ था। जनता की जो 4 मांगे थी वो कौन कौन सी थी कि युद्ध से शांति, भूमि का स्वामित्व जोतने वालों को, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण हो तथा गैर जो रूसी जनता है उसको समानता का क्या मिले, अधिकार मिले। केरेंस्की की अस्थायी जो सरकार थी इनमें से किसी भी मांग को पूर्ण करने में असमर्थ थी, अतः सरकार में जनता का जो केरेंस्की की सरकार थी उसने जनता का क्या खो दिया था, समर्थन खो दिया था। ठीक है, इसी दौरान लेनिन के नेतृत्व में जो बोल्शेविक पार्टी थी उसने युद्ध समाप्त करने, किसानों को जमीन देने तथा सारे अधिकार सोवियतों को या परिषदों को देने की बात कही, जनता के सामने रखा और गैर रूसी जनता के संबंध में स्पष्ट नीति बनाई। बोल्शेविक निजी संपत्ति के क्या थे, विरोधी थे। इसलिए सन 1917 तक सभी उद्योगों एवं बैंकों का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसका स्वामित्व एवं प्रबंधन सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। अक्टूबर की जो क्रांति होती है उसमें लियोन ट्राटस्की ने सेना का क्या किया था, नेतृत्व किया था। और इस प्रकार केरेंस्की की सरकार सत्ता से हट जाती है और लेनिन के नेतृत्व में क्या बनती है, रूस में सरकार बनती है। रूस की यह जो बोल्शेविक क्रांति है जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, विश्व की प्रथम सफल समाजवादी क्या थी, क्रांति थी। ठीक है, और इसे ही रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो अब हमने देखा कि फरवरी क्रांति के बाद जब केरेंस्की जो मेंशेविक दल का नेता था उसके नेतृत्व में सरकार बनती है तो वो जनता की मांगों में खरा नहीं उतर पाती है। तो उसके बाद जो विद्रोह होते रहते हैं और उसके बाद रूस की जनता में क्या था, क्रांति का वातावरण तो निरंतर बना हुआ था। और अक्टूबर क्रांति होती है। लेनिन जो व्लादिमीर लेनिन थे बोल्शेविक दल का नेता, उनके नेतृत्व में और रूस में क्या बनती है, बोल्शेविकों या समाजवादियों की क्या बनती है, सरकार बनती है। ठीक है, और उसके बाद जब रूस अक्टूबर क्रांति के फलस्वरूप लेनिन की जो सरकार बनती है वो क्या क्या करते हैं, अपने शासनकाल में रूस के विकास के लिए, लेनिन ने अपने शासनकाल में रूस के विकास के लिए सर्वप्रथम रूस को प्रथम महायुद्ध से अलग कर दिया तथा जर्मनी के साथ संधि की। सरकार ने निजी संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। जमींदारों, चर्च और जार की जो भूमि थी वो किसानों और पंचायतों को सौंप दी। उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का नियंत्रण हो गया। उद्योगों, बैंकों, कंपनियों, खानों आदि का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उद्योगों का नियंत्रण मजदूर सोवियतों या मजदूरों की जो परिषदें होती है या श्रमिक संघों को दे दिया और लोगों के अधिकारों का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें सभी जनगणों के लिए क्या किया गया, आत्मनिर्णय का क्या अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार लेनिन रूस के विकास के लिए अनेक क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, लेनिन ने ही अपने शासनकाल में लाल सेना का भी गठन किया, चेका का भी गठन किया। ठीक है, और जब लेनिन की सरकार बनती है उसी दौरान रूस में क्या होता है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, जो उनके विरोधी थे या वो भी गृह युद्ध में जो रूस के लोग थे उनका क्या देते हैं, साथ देते हैं। लेकिन अंततः क्या हो जाता है, जो लेनिन की सरकार होती है वह गृह युद्ध में भी सफलता
प्राप्त कर लेती है और अपने शासनकाल में अनेक परिवर्तन रूस के विकास के कार्य करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हो जाती है उसके बाद रूस में किसका शासन होता है, उसके बाद रूस में होता है स्टालिन का शासन। जो स्टालिन थे वो क्या थे, वो बोल्शेविक के दल के थे और वो भी कार्ल मार्क्स के क्या थे, समर्थक थे। जिस प्रकार लेनिन कार्ल मार्क्स या समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे, उसी प्रकार स्टालिन भी बोल्शेविक और कार्ल मार्क्स जो प्रमुख दार्शनिक थे, है ना, जर्मनी के दार्शनिक राजनीतिक समाज सुधारक थे, उनके विचारों से प्रेरित थे। ठीक है, लेनिन की मृत्यु के बाद 1924 के बाद रूस पर किसका नेतृत्व होता है, स्टालिन का नेतृत्व होता है। उन्होंने रूस का नेतृत्व किया और जो स्टालिन की जो विचारधारा थी उसे ही स्टालिनवाद कहा गया। जब रूसी कम्युनिस्ट पार्टी को जो पार्टी थी स्टालिन रूल कर रहे थे, तो इसे ही जो उनकी इस पार्टी के अंतर्गत जो उनकी विचारधारा थी उसे ही स्टालिनवाद कहा गया। और स्टालिन ने अपने शासनकाल में रूस में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, और उनका जो एक महत्वपूर्ण कार्य था वो था खेतों का सामूहिकीकरण। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है एक साथ आना। सामूहिकरण का अर्थ होता है एक साथ आना। वहाँ के जो किसानों की सारी ज़मीन थी उनको एक साथ मिला दिया स्टालिन के शासनकाल में, और फिर उस पर खेती सारे किसानों के द्वारा उस पर क्या की जाती थी, खेती की जाती थी। जब स्टालिन का जो शासनकाल था उन्होंने क्या किया, रूस के विकास के लिए अर्थव्यवस्था में सुधार किया, कारखानों की स्थापना की, शिक्षा में सुधार किया, श्रमिकों की स्थिति सुधारी, है ना, सामूहिक खेती की शुरुआत की। और इस प्रकार स्टालिन ने धीरे धीरे रूस के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ये रूसी क्रांति थी इसका विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा, या रूसी क्रांति के फलस्वरूप विश्व के जो देश थे या जो विश्व के जो अन्य जो देश थे उन्होंने इस क्रांति से क्या प्रेरणा ली। रूसी क्रांति का केवल रूस के इतिहास में ही नहीं वरन विश्व के इतिहास में भी क्या है, विशेष महत्व है। ठीक है, अब इस क्रांति का विश्व स्तर पर क्या प्रभाव पड़ा। रूस की क्रांति ने राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं वरन आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में भी क्रांति उत्पन्न कर दी। ठीक है, रूस में श्रमिक तथा कृषकों के लिए सरकार स्थापित हो जाने से संपूर्ण विश्व में इन वर्गों के सम्मान तथा प्रतिष्ठा में क्या हुई, अभूतपूर्व वृद्धि हुई। जब रूस में क्या होता है, श्रमिक मजदूर और किसानों की सरकार बनती है तो विश्व के जो अनेक देश होते हैं वहाँ भी क्या है, इन जो ये वर्ग होता है ये इन वर्गों के सम्मान और प्रतिष्ठा में क्या होती है, वृद्धि होती है। इन्हें भी सम्मान की नज़रों से विश्व में इन वर्गों को देखा जाने लगा। रूस में जो पहली साम्यवादी सरकार स्थापित हुई उसका अनुकरण विश्व के अनेक राष्ट्रों ने किया। धीरे धीरे यूरोप तथा एशिया के अनेक राष्ट्रों में क्या बनी, साम्यवादी क्रांति प्रारंभ होने लगी तथा अनेक देशों में साम्यवादी शासन की क्या हुई, स्थापना हुई। रूस की क्रांति के पश्चात संपूर्ण विश्व में पूंजीपतियों तथा श्रमिकों के बीच निरंतर क्या हो गया, संघर्ष की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब राष्ट्रसंघ का निर्माण हुआ तब उसमें संपूर्ण विश्व के जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, है ना, उनकी दशा सुधारने के लिए एक विशेष संस्था का क्या किया गया, निर्माण किया गया। और यह संस्था क्या कहलाई, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ। ठीक है, सोवियत रूस के समान ही विश्व के अनेक राष्ट्रों ने अपने निवासियों के लिए रोटी, कपड़ा तथा मकान की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में प्रयत्न करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। किसके फलस्वरूप, जो रूसी क्रांति 1917 के परिणाम स्वरूप। अनेक राष्ट्रों की सरकारों ने रूस के समान ही शिक्षा की व्यवस्था को क्या किया, चर्च के हाथ से छीनकर अपने हाथों में ले लिया और नागरिकों को शिक्षित करने का दायित्व किसका समझा जाने लगा, राज्य का समझा जाने लगा, सरकार का समझा जाने लगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा कि रूस की क्रांति का किस प्रकार विश्व स्तर पर प्रभाव पड़ा और विश्व के लोगों ने किस प्रकार रूसी क्रांति से प्रेरणा ली और अपने देश में भी मजदूरों और श्रमिकों का क्या किया, सम्मान किया जाने लगा। ठीक है, और रूस में ही सबसे पहले क्या हुआ था, समाजवाद की विचारधारा निकल कर आई थी।
ठीक है। हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने भी रूस की समाजवाद की जो विचारधारा थी उससे प्रेरणा ली। उस समय आपको पता है कि हमारे देश में क्या चल रहा था, आज़ादी का आंदोलन चल रहा था, है ना। हम भी क्या थे, पहले अंग्रेज़ों के गुलाम थे। तो जो हमारे देश के जो नेता थे उन्होंने क्या किया, समाजवादी जो विचारधारा थी रूस में, वहाँ से प्रेरणा ली और अपनी आज़ादी के लिए क्या किया, संघर्ष किया। ठीक है। और अंततः हमें क्या हुई, अंग्रेज़ों से 1947 में आज़ादी प्राप्त हुई। ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि रूसी क्रांति के कौन कौन से कारण थे जिसके कारण रूसी क्रांति हुई 1917 में, और इस क्रांति के जो बीज थे वो 1905 की जो रूसी क्रांति थी उसमें ही बोए जा चुके थे। और इस क्रांति के फलस्वरूप जो वहाँ का जो जार निकोलस द्वितीय उसके शासन का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और विश्व स्तर पर भी रूसी क्रांति का बहुत अधिक महत्व, जो समाजवाद की जो विचारधारा थी, ठीक है, वो रूस से ही निकलकर विश्व में प्रसारित हुई थी। और रूस की क्रांति में विभिन्न जो दार्शनिक लोग थे, है ना, चिंतक लोग थे और समाजशास्त्री थे, समाज सुधारक लोग थे, उनके जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, उन्होंने जो समाजवाद की विचारधारा को क्या किया, संपूर्ण यूरोप के साथ विश्व में फैलाया। और जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की जो क्रांतियाँ हुई उनका जन्म हुआ। तो आशा है आप लोग इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप क्या है, किताब से देखकर भी पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।